नमस्ते, वेलकम, बहुत स्वागत। भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं रोहित पोखरियाल। आज अपने इस खास सेगमेंट पे हम बात करेंगे बिहार में अंतिम चरण में होने वाले मतदान को लेकर। बिहार में 7वें चरण के चुनावी रण में 8 सीट यानी नालंदा, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, सासाराम, काराकाट, जहानाबाद पर 134 उम्मीदवार चुनावी रण में उतरे हुए हैं, अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। हम आपको इन 8 सीटों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देंगे, कुछ समीकरण बताएंगे। लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार में एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन की फाइट हो रही है, लेकिन कुछ सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा, जिस वजह से सियासी लड़ाई काफी दिलचस्प हो चुकी है। अब देखना यह है कि इस त्रिकोणीय मुकाबले में किसका पलड़ा भारी रहता है। देखिए रिपोर्ट। 8 सीटों पर मतदान, चुनावी रण में घमासान। एनडीए ने कमर कसी, विपक्ष की पकड़ तगड़ी। नीतीश कुमार की परीक्षा, प्रचार में पूरा दम झोंका। नालंदा, पटना, बक्सर, किशोर चुनावी असर। पवन कुशवाहा मीसा, जनता तय करेगी दशा। तो बिहार किसके संग? सबसे पहले अपने प्रोग्राम में बात करते हैं बिहार की सबसे चर्चित हॉट सीट नालंदा के बारे में। नालंदा लोकसभा सीट बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की वजह से सुर्खियों में बनी रहती है और इस सीट के राजनीतिक किस्से भी काफी दिलचस्प हैं। खास बात यह है कि नीतीश कुमार के इस गढ़ में उन्हीं की पार्टी के उम्मीदवार 8 आम चुनाव से जीतते रहे हैं। ऐसे में यहां पर महागठबंधन के भाकपा माले उम्मीदवार संदीप सौरभ के लिए एक बड़ी अग्नि परीक्षा है। इस बार चुनाव में क्या होगा, यह तो परिणाम आने पर पता चल ही जाएगा। फिलहाल चुनावी रणनीति हर एक दल की, हर एक चेहरे की तय हो चुकी है। भारत की हिंदी बेल्ट के अहम बिहार राज्य में कुल 40 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से एक है नालंदा संसदीय सीट। नालंदा लोकसभा सीट पर आगामी चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला नालंदा अपने अंदर कई ऐतिहासिक कहानियों को समेटे हुआ है। यहीं पर नालंदा विश्वविद्यालय का खंडहर भी है, जिसको लेकर ऐसा कहा जाता है कि यहाँ कभी दुनिया के अलग अलग हिस्सों से छात्र पढ़ने आते थे। 2019 का चुनाव नालंदा से जनता दल के कौशलेंद्र कुमार ने जीता था। वहीं दूसरे नंबर पर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अशोक कुमार आजाद रहे थे। राष्ट्रीय हिंद सेना के रामविलास पासवान तीसरे स्थान पर रहे थे। नालंदा सीट के पिछले चुनाव के नतीजों पर अगर नजर डालें तो इस सीट पर कांग्रेस, भाकपा और जनता दल का दबदबा ही रहा है। कांग्रेस के टिकट पर यहां से पहला चुनाव 1952 में कैलाशपति सिन्हा ने लड़ा था और जीता था। इसके बाद कांग्रेस के सिद्धेश्वर प्रसाद ने लगातार 3 चुनाव यानी 1962, 1967 और 1971 का चुनाव जीता, लेकिन कांग्रेस के विजय रथ को भारतीय लोकदल के बीरेंद्र प्रसाद ने 1977 में रोका और सांसद का चुनाव जीता। इसके अलावा अगर हम नालंदा सीट के चुनावी इतिहास पर नजर डालें तो नालंदा से भाकपा ने 1980, 1984 और 1991 का चुनाव भी लगातार जीता। इन तीनों चुनावों में भाकपा के विजय कुमार यादव बतौर प्रत्याशी चुनाव लड़े थे। 1996 और 1998 में समता पार्टी के जॉर्ज फर्नांडिस और 2004 में जनता दल के दिग्गज नेता नीतीश कुमार जीते। इसके बाद 2009, 2014 और 2019 में कौशलेंद्र कुमार ने यहां से लगातार 3 चुनाव जीता है। वहीं अगर हम नालंदा सीट के जातीय समीकरण की बात करें तो नालंदा के जातीय समीकरण पर गौर करें तो यहाँ
कुर्मी जाति के वोटर्स की संख्या ज्यादा है। इस सीट पर कुर्मी वोटर्स 24% से ज्यादा हैं। इसके अलावा यादव मतदाता 15% और मुस्लिम वोटर्स लगभग 10% हैं। वैसे यहाँ हर चुनाव में सवर्ण मतदाता भी निर्णायक भूमिका में रहते हैं। नालंदा का प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय खंडहर पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। इसके बारे में कहा जाता है कि मगध साम्राज्य में ये एक बौद्ध मठ था। बौद्ध धर्म के इस शिक्षा केंद्र में अन्य धर्मों के छात्र भी पढ़ते थे। यहाँ देश विदेश से छात्र पढ़ने आते थे। इस महान बौद्ध विश्वविद्यालय के भग्नावशेष आज भी नालंदा में मौजूद हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर 10,000 छात्रों के पठन पाठन की व्यवस्था थी। इस विश्वविद्यालय में 2000 शिक्षक थे। इसके अलावा राजगीर में 22 एकड़ जमीन में बना पांडु पोखर महाभारत कालीन बताया जाता है। पावापुरी जल मंदिर यहाँ है, जिसके बारे में कहा जाता है कि भगवान महावीर को यहीं मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। दो 2024 चुनाव की अगर बात करें तो इस बार नालंदा लोकसभा सीट लगातार खबरों में है। नीतीश कुमार के इस गढ़ में उन्हीं की पार्टी के उम्मीदवार 8 आम चुनाव से जीतते रहे हैं। ऐसे में यहाँ पर महागठबंधन के भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले उम्मीदवार संदीप सौरभ के लिए बड़ी अग्नि परीक्षा है। इस परीक्षा में वे कितने अंक ला पाएंगे ये तो चुनाव परिणाम बताएगा, किंतु एनडीए के जनता दल प्रत्याशी कौशलेंद्र कुमार की जीत में सबसे बड़ा सहारा नीतीश कुमार का नाम ही है। इंडी गठबंधन की साजिश का ताजा उदाहरण पश्चिम बंगाल में सामने आया। 2 दिन पहले ही कलकत्ता हाईकोर्ट ने वहां 77 मुस्लिम जातियों के आरक्षण को खत्म कर दिया। इंडी गठबंधन वालों ने रातों रात ओबीसी बना दिया था और ओबीसी का जो हक था वो उनको दे दिया था। ऐसा करके इंडी गठबंधन ने ओबीसी के हक पर डाका डाल दिया। ऐसा करके इन लोगों ने संविधान की धज्जियां उड़ा दी। एक जमाने में नालंदा लोकसभा क्षेत्र पर कांग्रेस व भाकपा का कब्जा रहा, लेकिन 1996 के आम चुनाव से यहां से नीतीश कुमार की पार्टी ने जीत दर्ज की और पिछले 28 वर्षों से नीतीश कुमार की पार्टी के ही उम्मीदवार जीते। और आइए अब बात करते हैं दूसरी महत्वपूर्ण सीट यानी पटना साहिब की। 7वें चरण में पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र में 1 जून को मतदान होगा। बिहार की राजधानी पटना में भी चुनावी सरगर्मियां काफी तेज हैं। भारतीय जनता पार्टी का अभेद गढ़ माने जाने वाली पटना साहिब लोकसभा सीट बिहार की हाई प्रोफाइल सीटों में शुमार है। पर इस पर पटना में बीजेपी पर अपना कमल खिला पाएगी या फिर गठबंधन यहां पर बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ा कर देगा, यह देखने वाली बात होगी। आपको यह भी बता दें कि जब से पटना लोकसभा साहिब की सीट लोकसभा के नए नाम से जाना गया, तब से लोकसभा फिल्मी स्टार का युद्ध स्थल बना हुआ है। 2024 का लोकसभा इस बात का गवाह रहेगा कि पटना साहिब से पहली बार कोई फिल्म स्टार चुनावी संग्राम से वंचित है। बिहार की राजधानी पटना में भी चुनावी सरगर्मी तेज है। भारतीय जनता पार्टी के अभेद्य गढ़ माने जाने वाली पटना साहिब लोकसभा सीट बिहार की हाई प्रोफाइल सीटों में से एक है। हम अगर पटना के चुनावी इतिहास की बात करें, परिसीमन के बाद पटना साहिब लोकसभा सीट अलग बनी है। इस सीट पर 3 चुनाव हुए हैं और तीनों ही भाजपा ने जीते हैं। पटना साहिब सीट पर पहला चुनाव 2009 में हुआ। इस चुनाव में बीजेपी के टिकट पर शत्रुघ्न सिन्हा ने चुनाव लड़ा था और वो जीते भी थे। इसके बाद 2014 का चुनाव भी शत्रुघ्न सिन्हा ने ही जीता। 2019 का चुनाव यहां से भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता रविशंकर प्रसाद ने जीता था। इस चुनाव में मुख्य मुकाबला इन्हीं दोनों नेताओं के बीच देखने को मिला। इस बार चुनाव में पटना लोकसभा सीट पर क्या होगा, ये तो परिणाम आने पर ही पता चलेगा। बीजेपी का गढ़ माना जा रहा पटना साहिब से इस बार बीजेपी के उम्मीदवार सिटिंग सांसद रविशंकर प्रसाद को चुनावी युद्ध के पार्टनर के लिए काफी इंतजार करना पड़ा।
इंडिया गठबंधन का काफी समय इसी में निकल गया कि रविशंकर प्रसाद के विरुद्ध किसे उतारा जाए। कोई अनुकूल उम्मीदवार खोजने में हालांकि समय लग गया, पर पटना साहिब लोकसभा 2024 के लिए जो नाम सामने आया वो काफी चौंकाने वाला है। तब से पटना साहिब लोकसभा के नए नाम से जाना गया। तब से ये लोकसभा फिल्मी स्टार का युद्ध स्थल बना रहा। गैस का सिलेंडर, नल से जल और ये मोदी की योजना है। अब मुफ्त चावल भी दिया जा रहा है। 12 करीब 2 लाख परिवार ऐसे हैं जिनको पक्के घर, मुफ्त बिजली कनेक्शन और नल कनेक्शन मिले हैं। ये तब है जब यहां बीजेडी सरकार इन योजनाओं में लूट खसूट करती है। यहां भाजपा सरकार बनेगी तो हर लाभार्थी को पूरा लाभ मिलेगा। 2024 का लोकसभा इस बात का गवाह रहेगा कि पटना साहिब से पहली बार कोई फिल्म स्टार चुनावी संग्राम से वंचित रहा। बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल जोर शोर से तैयारियों में जुटे हुए हैं। ऐसे में बिहार की राजधानी पटना में भी चुनावी सरगर्मी तेज है। पटना साहिब क्षेत्र में कायस्थ वोटर सबसे अधिक 5 लाख के करीब हैं। यादव, राजपूत और अन्य सामान्य जातियों के वोटर्स भी काफी संख्या में हैं। अनुसूचित जाति के वोटर्स लगभग 6% हैं। इस बार पटना में चुनाव काफी दिलचस्प है। देखना होगा इस बार कौन पटना में अपनी जीत दर्ज कराएगा। और आइए बात करते हैं पाटलिपुत्र लोकसभा सीट के बारे में। पाटलिपुत्र लोकसभा की सीट 2008 में परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई। इससे पहले पटना के लिए केवल एक लोकसभा सीट थी। परिसीमन के बाद पटना को सीटों में बांटा गया, एक पाटलिपुत्र, दूसरा पटना साहिब। परिसीमन के बाद पाटलिपुत्र लोकसभा सीट पर 2009, 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को सफलता मिली। 2024 के लोकसभा चुनावों में इस हॉट सीट से बीजेपी की तरफ से रामकृपाल यादव तो आरजेडी की तरफ से मीसा भारती को टिकट दिया गया है। बिहार की पाटलिपुत्र लोकसभा सीट हॉट सीटों में शुमार है। पाटलिपुत्र लोकसभा सीट साल 2008 में परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई। 2009 में पाटलिपुत्र सीट पर पहला चुनाव हुआ था। यहाँ पर अब तक 3 लोकसभा चुनाव हुए हैं। तीनों ही चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार ही जीतते आए हैं। 2014 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर रामकृपाल यादव ने चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी। यहाँ से रामकृपाल यादव के खिलाफ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा यादव राजद के टिकट पर चुनावी मैदान में थी। मीसा भारती ने इस चुनाव में रामकृपाल यादव को कड़ी टक्कर दी थी। 2019 के चुनाव में रामकृपाल यादव को बीजेपी ने लगातार दूसरी बार चुनाव में टिकट दिया था। 2019 के चुनाव में 25 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे। अब 2024 में फैसला किसकी ओर जाता है, ये अहम सवाल है। 2024 के लोकसभा चुनाव में इस हॉट सीट से बीजेपी की तरफ से रामकृपाल यादव और आरजेडी की तरफ से मीसा भारती को टिकट दिया गया है। मोदी जी अगर इतना दौरा कर रहे हैं पूरे देश में और सबसे ज्यादा अगर दौरा कर रहे हैं तो बिहार में, तो आपने 10 वर्षों तक काम किया होता तो इतने दौरे और इतना रोड शो करने की क्या आवश्यकता पड़ती। अब पटना में 2 रातें आप बिता चुके हैं और फिर भी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, स्पेशल पैकेज नहीं मिला। बिहार का जो विकास होना था वो विकास नहीं हुआ। और ओवैसी की पार्टी ने पाटलिपुत्र लोकसभा सीट के लिए 42 वर्षीय फारूक रजा का नाम फाइनल कर दिया है। कुछ दिनों पहले तक माना जा रहा था कि इस बार भी पाटलिपुत्र की लड़ाई रामकृपाल यादव बनाम मीसा भारती रहेगी, मगर इस सीट पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने भी अपने प्रत्याशियों का नाम घोषित करके सबको चौंका दिया है। बक्सर लोकसभा सीट के बारे में, बक्सर संसदीय सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मिथिलेश तिवारी उस पर उतरे हुए और आरजेडी के सुधाकर सिंह के बीच में मुख्य मुकाबला है। लेकिन पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा संघर्ष को त्रिकोणीय बनाते हुए नजर आ रहे हैं।
तो वहीं ददन पहलवान के बेटे निर्भय यादव का नाम वापसी लेने के बाद बक्सर की लड़ाई में आरजेडी को थोड़ी राहत मिली है, जबकि बीजेपी में अश्विनी चौबे को टिकट नहीं मिलने से नाराजगी का फैक्टर अब भी ग्राउंड पर काम करता हुआ नजर आता है। तो कुछ बसपा से चुनावी मैदान में उतरे हैं। ये दोनों में से किसी न किसी गठबंधन का गेम बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखते हैं। ऐसे में अब देखना है कि त्रिकोणीय मुकाबले में किसका पलड़ा भारी रहता है। बक्सर लोकसभा सीट की अगर हम बात करें तो बक्सर लोकसभा सीट पर बीजेपी से मिथिलेश तिवारी मैदान में है, तो उनके सामने आरजेडी से सुधाकर सिंह ने ताल ठोक रखी है। बीजेपी और आरजेडी के बीच फाइट है, लेकिन आनंद मिश्रा के निर्दलीय उतरने से बक्सर की लड़ाई रोचक हो गई है। आनंद मिश्रा आईपीएस की नौकरी छोड़कर सियासी पिच पर उतरे हैं। आनंद मिश्रा ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा रखी है। ऐसे में बक्सर सीट पर चुनाव काफी दिलचस्प बना हुआ है। बिहार का बक्सर जिला कई ऐतिहासिक और पौराणिक कहानियां अपने अंदर समेटे हुए हैं। मान्यता है कि यहाँ ऋषि विश्वामित्र का आश्रम था। यहाँ भगवान राम और लक्ष्मण आए थे। भगवान राम ने राक्षसी ताड़का का वध किया था। इस सीट पर 2019 चुनाव भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता अश्विनी कुमार चौबे ने जीता था। बक्सर जिला पहले शाहबाद लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा था, लेकिन परिसीमन के बाद ये अलग जिला बना। इस सीट पर अभी तक हुए चुनावों में कांग्रेस और बीजेपी का दबदबा देखने को मिला है। साल 1952 और 1957 के चुनाव में डुमरांव महाराजा कमल सिंह ने निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीते। इसके बाद कांग्रेस ने यहां से लगातार 3 चुनाव जीते। इसके बाद 1989 में तेज नारायण सिंह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते। इसके बाद बीजेपी के दिग्गज नेता लालमुनि चौबे ने लगातार 2004 तक सांसद रहे। हालांकि 2009 के चुनाव को राजद के जगदानंद सिंह ने जीता। इसके बाद 2014 और 2019 का चुनाव बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ते हुए अश्विनी कुमार चौबे ने जीता है। अब इस बार चुनाव में क्या होगा, इस पर सभी पार्टियों की नजर है। देश में लोकसभा चुनाव जारी है, ऐसे में हर तरफ हलचल है। इसी बीच बिहार की राजनीति भी लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। जाहिर है बिहार को एक संवेदनशील राज्य माना जाता है और बिहार में कुल 40 सीटें हैं, तो ऐसे में चुनाव में इन सभी सीटों का महत्व काफी ज्यादा हो जाता है। नेता बिहार में जीत के लिए अपने अपने हिसाब से रणनीति बनाते हैं। फिलहाल तो 7वें चरण का मतदान लगातार खबरों में बना हुआ है और उसका हर एक अपडेट, हर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भारत एक्सप्रेस आपको दिखाता रहेगा। इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।